गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आज पार्ट 5 नंबर स्टार्ट है और हमने 4 पार्ट आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, एक बार लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आकर स्टूडेंट जुड़ें। जल्दी करें, एक बार लिंक को सेंड कर दें और उसी के साथ जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर दें और अपनी उपस्थिति बता दें। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 5 के बारे में, यानी कि क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब रेगुलर चलते रहेंगे, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे पार्ट 5 की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन चल रहे हैं उनका 91 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाद्य उर्वरकों, भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। खाद्य उर्वरक, जो हम भूमि में खाद्य उर्वरक उपयोग करते हैं, भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं, साथ में सिंचाई की जाती है, जल द्वारा जल देते हैं हम फसल को, पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? प्राकृतिक उर्वरता, उपार्जित उर्वरता, उर्वरता भूमि या फिर उत्पादकता। इन चारों ऑप्शन में से क्या कहलाती है? खाद्य उर्वरक, भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक उर्वरता, उपार्जित उर्वरता, उर्वरता भूमि या फिर उत्पादकता। क्या कहलाता है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। हाँ, जिन्होंने आंसर बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है उपार्जित उर्वरता। उपार्जित उर्वरता, जो हम खेत के अंदर जो खाद्य उर्वरक है, भूपरिष्करण की क्रिया है और जो सिंचाई करते हैं, ये सब क्या करते हैं? उपार्जित यानी अचानक से इनकी उर्वरता के अंदर परिवर्तन करते हैं। तो ये उपार्जित उर्वरता हो गई, ना कि ये भूमि में पहले अपने जो पैतृक पदार्थ से जो मिट्टी बनती है उसके अंदर थी। ये क्या करते हैं? जो खाद्य उर्वरक और भूपरिष्करण की क्रिया द्वारा जो उर्वरता में परिवर्तन होता है वो उपार्जित उर्वरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? औरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं तथा चना, बाजरा तथा मक्का, सरसों, तंबाकू, कपास, बरसीम। किन फसल के लिए औरोबंकी खरपतवार है वो किन फसलों के लिए हानिकारक है, किन फसलों पर ज़्यादा पाया जाता है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, 5 से 10 सेकेंड आपके पास समय रहता है। जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट आंसर है सरसों तंबाकू। क्या? सरसों तंबाकू। औरोबंकी खरपतवार है वो सरसों और तंबाकू के, जो तंबाकू यानी सोलेनेसी कुल की फसलें, और इधर सरसों हो गई ब्रेसिकेसी कुल की फसल। तो इन कुल की फसलों पर है जो औरोबंकी खरपतवार का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्यम अवधि मौसम पूर्व अनुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्व अनुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? 1 से 2 दिन के लिए, 3 से 10 दिन के लिए, 11 से 15 दिन के लिए या फिर 15 से अधिक दिन के लिए? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है। यहाँ पर मध्यम अवधि से संबंधित पूछा गया, वहाँ पर पूछा गया था मध्यम नहीं, वहाँ पर सर्वाधिक जो कम अवधि होती है उसके लिए, यहाँ पर मध्यम के लिए पूछा गया है। तो जिन्होंने ऑप्शन मध्यम के लिए 3 से 10 दिन यानी बी ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट आंसर है, जो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान लगाते हैं वो 3 से 10 दिन का लगाया जाता है। इसमें मौसम पूर्वानुमान तीन अवधि के अनुसार लगाया जाता है। एक तो होता है वो न्यूनतम अवधि, एक मध्यम अवधि और एक होती है जो अधिक अवधि होती है, जिनमें से 10 दिन से अधिक या 10 दिन से अधिक या
कई महीनों का भी इसके अंदर जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग होता है। धान का खैरा रोग होता है जिंक की अधिकता के कारण, जिंक की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या तांबे की कमी के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, धान में खैरा रोग से संबंधित या फिर जिंक से संबंधित क्वेश्चन। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, इसका आंसर सबको आना चाहिए। यस, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जिंक जस्ते की कमी द्वारा धान में खैरा रोग होता है। किसकी कमी द्वारा? जिंक या जस्ते की कमी द्वारा धान में खैरा रोग होता है। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है PK 472, JS 335, JS 93 या 05 या NRC 12। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। यस, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका राइट आंसर है जो JS 9305, JS 9305 किस्म है जो सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है? इसमें बताना है कि 2:1 का कौन सा नहीं है। मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, स्पेक्टाइट या फिर इलाइट। इन चारों में से कौन है जो 2:1 प्रकार का क्ले नहीं है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा क्ले मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, केओलिनाइट, उनको पता होगा, और जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो अब यहाँ पढ़ लीजिए। तो 2:1 प्रकार का क्ले नहीं है मतलब इसमें आंसर होगा केओलिनाइट। इसका आंसर क्या होगा? केओलिनाइट। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। तो जो केओलिनाइट होता है वो 1:1 प्रकार का क्ले होता है, और मोंटमोरिलोनाइट होता है वो होता है 2:1 प्रकार का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम नया है, अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? सिलिकॉन को, क्रोमियम को, निकिल को या फिर सिलेनियम को? किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने सी आंसर दिया है निकिल, जिन्होंने सी आंसर निकिल दिया है उनका राइट आंसर है जो 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जो नया तत्व जोड़ा गया वो कौन सा है? वो है निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? यानी बड़े बड़े पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। चिकनी मृदा में, बलुई मृदा में, दोमट मृदा में या फिर बलुई दोमट में? किस मृदा के अंदर बड़े पोर पाए जाएंगे? रंध्र अवकाश। पोर को क्या कहेंगे? रंध्र अवकाश। जल्दी से आंसर करें। जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है बलुई मृदा, उनका राइट आंसर जो बलुई मृदा होती है उसके अंदर बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बलुई मृदा के कण होते हैं जो बड़े होते हैं, बलुई मृदा के कण होते हैं जो बड़े होते हैं। इधर चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, कले, सिल्ट, जो भी बोल सकते हैं हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसके जो मृदा कण होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं। बहुत ही महीन होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर यदि कण बहुत ही महीन होंगे तो पास पास में चिपके रहेंगे और पास पास में एडजस्ट रहेंगे। इसका मतलब पोर स्पेस कम रहेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? इसमें से कौन सा अपक्षय का प्रतिरोध करता है, कौन सा अपक्षय को रोकता है? क्वार्टेज, मस्कोवाइट, फेल्सपार, कैल्साइट।
कौन सा अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? क्या बताना आपको कि कौन सा अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो क्वार्टज होता है। क्वार्टज क्या होता है? अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल होता है। क्वार्टज क्या होता है? अपक्षय। ये अपक्षय होता है जो चट्टानों का अपक्षय होता है उसको रोकता है। क्या करता है? चट्टानों के अपक्षय कौन रोकता है? क्वार्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत है। अब पोटास किस में ज़्यादा पाया जाएगा? पोटास के लिए कौन सा वेरिएबल है? रॉक फास्फेट, बेसिक स्लैग, बोन मील या फिर फ्लाइस? रॉक फास्फेट, बेसिक स्लैग, बोन मील या फिर फ्लाइस? पोटास का पूछ रहा है। पोटास का किसका? पोटास का, न कि फास्फोरस। पोटास के लिए सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने ए आंसर दिया रॉक फास्फेट, ए आंसर रॉक फास्फेट, उनका राइट आंसर है। रॉक फास्फेट के अंदर एमओपी होता है जो पोटास। एमओपी, पोटास को क्या कहा जाता है? एमओपी कहा जाता है। तो एमओपी की मात्रा होती है वो होती है 60%। कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? अब कौन सा मृदा गण है इन चारों में से जो भारत के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है? मृदा ऑर्डर, मृदा ऑर्डर से संबंध है मृदा गण। तो कौन सा मृदा गण है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? इंसेप्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स या फिर वर्टिसोल? इन चार गण में से कौन सा गण है जो भारत में ज़्यादा क्षेत्र पर पाया जाता है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। और जो भी वीडियो पर नए आए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये क्वेश्चन पढ़ सकें, सॉल्व कर सकें और उनको भी पढ़ने में थोड़ा आनंद आए। तो चलिए आंसर दीजिए, अपना काम करते रहिए। निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया इंसेप्टिसोल। क्या दिया है? इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टिसोल मृदा गण है जो भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा गण पाया जाता है? इंसेप्टिसोल। और टोटल मृदा गण देखे जाए तो टोटल मृदा गण है 12। कितने हैं? 12। और यहाँ पर दे रखे हैं आपको 4। इन 4 में से बताना है तो इंसेप्टिसोल ही होगा, और 12 में से बताना होगा तो भी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला गण है इंसेप्टिसोल। कौन सा है? इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट है हमारा करण 3 किस फसल की किस्म है? करण 3 किस फसल की किस्म है? करण 3 किस्म बताना है। चने की है, गेहूं की है, जौ की है या फिर जाई की? किसकी फसल है? करण 3, सॉरी किस फसल की किस्म है? करण 3 कौन सी क्रॉप की किस्म है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। करण 3 के बारे में सही आंसर करें और जल्दी आंसर करें। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है गेहूं, बी आंसर दिया है गेहूं, वो कर पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। जो करण 3 किस्म है वो किसकी है? जौ की है। किसकी है? जौ की। तो करण 3 किस्म किसकी होगी? जो क्रॉप होगी, जो फसल होगी उसकी होगी करण 3। और जय की इम्पोर्टेंट किस्म कौन सी है? तो जय की इम्पोर्टेंट किस्म है कैंट। कौन सी है? कैंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किस्म गवार फसल की है? अब बताना है कि कौन सी किस्म है जो गवार की है, गवार फसल की। ऑप्शन ए K12 है, बी नवीन, सी कैंट और डी RGC 936। इनमें से कौन सी है जो गवार की फसल है, यानी गवार फसल की किस्म है? गवार फसल की किस्म है। जिन्होंने सी क्या ऑप्शन थोड़े डिस्टर्ब हो गए, डी ऑप्शन दिया है RGC 936, उनका राइट आंसर है। जो गवार है वो RGC 936, इसे क्या कहा जाता है? गवारी। क्या कहा जाता है?
गवारी भी कहा जाता है, और इसकी सर्वाधिक बुआई राजस्थान के अंदर की जाती है। और राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट और सूटेबल किस्म भी RGC 936 ही है। ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है राजस्थान के अंदर। और गवार की जो इम्पोर्टेंट किस्म है RGC 936। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस फसल के चारे की पारंपरिक वृद्धि अवस्था की मात्रा अधिकतम होती है? किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में मात्रा अधिकतम होती है? कौन सी फसल है जिसके अंदर पारंपरिक अवस्था में चारे की मात्रा अधिक होती है? मतलब उसका जो तना है, जैसे बॉडी मान लो उसकी, वो ज़्यादा बढ़ती है, वृद्धि करती है। तो कौन सी होगी फसल? बाजरा, ज्वार, गवार, बरसीम। बाजरा, ज्वार, गवार, बरसीम। तो फसल में चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था की मात्रा अधिकतम होती है, किस में होती है? जिन्होंने बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है बी, यानी ज्वार। ज्वार का उपयोग ज़्यादातर दोनों रूप में लेते हैं, बीज उत्पादन में भी लिया जाता है और चारे के रूप में भी लेते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, इसके अंदर अधिकतम होती है इसकी चारे की अवस्था। यह चारे की अवस्था में बहुत ही तेज या अधिक या तेज़ी से वृद्धि करती है, तो इसे माना जाता है पारंपरिक वृद्धि अवस्था में चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में मात्रा अधिकतम होती है। तो ज्वार होती है जो चारे की मात्रा अधिक होती है ज्वार के अंदर पारंपरिक में। नेक्स्ट है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट, यहाँ देखो ध्यान से पढ़ो, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा पूछ रहे हैं। तो DAP किस ने पढ़ा है, जो जल्दी से जवाब देवें। जिन्होंने DAP पढ़ रखा है वो जल्दी जवाब देवें। और राइट, ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, 20-20 मार दिया, 18-46 मार दिया, 46-50 मार दिया। ओनली राइट आंसर चुने, क्योंकि यदि आप अब राइट आंसर चुनोगे तो आपके दिमाग में वही राइट आंसर एग्ज़ाम तक रहेगा और एग्ज़ाम के बाद भी। तो जिन्होंने डाई अमोनियम यानी DAP के अंदर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस N तथा P की मात्रा के संबंध में ए आंसर दिया, उनका राइट आंसर है जो DAP के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है वो पाई जाती है 18%। कितनी पाई जाती है? 18%। और जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस पाया जाता है 46%। इसी को यदि हम उल्टा देखें तो यूरिया, क्या यूरिया एक कार्बनिक खाद है, उसके अंदर क्या होता है? 46% होती है नाइट्रोजन और 18% होता है फास्फोरस। जो भी किसान परिवार से हैं, मेरी तरह किसान परिवार से हैं, उन सबको पता होता है कि DAP का एक जो थैला आता है, कट्टा आता है, जो भी अपने क्षेत्र में बोलते हैं, उस पर लिखा आता है। यूरिया आता है तो उस पर लिखा आता है 46:18:00, ऐसा लिखा हुआ होगा। देखना, कभी ध्यान देना, कहीं मौका मिले तो इस टाइप ये मात्रा लिखी आती है, तो ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? पैगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? शकरकंद में, मूंगफली में, लोबिया में या फिर कपास में? अब पैगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है मूंगफली। मूंगफली के अंदर पैगिंग क्रिया होती है, पैगिंग अवस्था पाई जाती है। पैगिंग अवस्था के बाद ही मूंगफली के अंदर जो फली होती है वो बनना स्टार्ट होती है, और इसको पैगिंग को क्या कहते हैं? सुई अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुई अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में लिया जाता है? नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जाता है? NH4+ एवं NO3, N2 एवं NO, या HNO3 या NO2 एवं N।
यानी यहाँ देखें तो अमोनिया एवं नाइट्रेट, यहाँ देखें N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर देखें तो HNO3 और इधर देखें NO2 नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है जो पौधों में किस रूप में ग्रहण की जाती है, किस रूप में ली जाती है। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है अमोनिया एवं नाइट्रेट। अमोनिया एवं नाइट्रेट दोनों के रूप में काम में ली जाती है। और यदि नाइट्रोजन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, यही ऑप्शन हो, या फिर यहाँ ऑप्शन चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, और ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋणायन तथा धनायन दोनों आयन किस पोषक तत्व यानी कौन सा पोषक तत्व है जो दोनों आयन के रूप में ग्रहण होता है, तो कौन सा होगा, वो होगा नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ NO3 माइनस होता है और NH4 यहाँ प्लस। तो ये दोनों आयन के रूप में ग्रहण होता है और ये जो पौधों द्वारा नाइट्रोजन उपयोग ली जाती है NH4 यानी अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी बोला था बस 5-7 क्वेश्चन पहले ही कि इसे कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या फिर कैल्शियम सल्फेट, इन चारों में से किस उर्वरक को एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन पर ध्यान दिया था, पिछले 5-7 क्वेश्चन पहले, उनका राइट आंसर है जो एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक है वो हमारा यूरिया। क्या है, यूरिया को एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। कार्बनिक उर्वरक तो पहले से कहा जाता है, इसके साथ और जोड़ो एमाइड उर्वरक। क्या, एमाइड उर्वरक, तो इसे दोनों नाम से याद रखना आपको। नेक्स्ट है मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें मौसम परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका तो जल्दी से आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए कि मौसम परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान। तो जो मौसम परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे मौसम विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। जो फली वाले पौधे होते हैं उसके अंदर जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है वो स्थिरीकरण की जाती है, तो वहाँ कौन सा बैक्टीरिया उपयोग आता है। एक्टिनोमाइसिटीज, राइजोबियम बैक्टीरिया, बैसिलस जीवाणु या फिर माइकोराइजा। कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जो फली वाले पौधे होते हैं, फली वाले पौधे कौन से, लेग्यूमिनेसी कुल के। किस कुल के, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, जो दाल कुल होता है। दाल बोलते हैं ना घरों पर, दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, तो वो सारे दाल कुल होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है। ये क्वेश्चन सेकेंड बार आ रहा है। औरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है। धान, सरसों, गेहूँ, कपास। धान, सरसों, गेहूँ, कपास। तो इसका तो आंसर देना ही चाहिए, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, आप स्वयं दो। ठीक है, जो नए जुड़े हैं तो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। तो जो औरोबंकी खरपतवार है
औरबंकी खरपतवार है जो सरसों की फसल से संबंध रखता है। किस फसल पर? सरसों की फसल पर परजीवी है। सरसों की फसल यानी कुल कौन सा हो गया? ब्रेसिकेरेसी। ब्रेसिकेरेसी और सोलेनेसी कुल के पौधों पर यह औरबंकी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तापमान, वर्षा, नमी, ओस। हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए काम करते हैं? तापमान मापता है हाइग्रोमीटर, वर्षा मापता है हाइग्रोमीटर, नमी मापता है हाइग्रोमीटर, या फिर ओस मापता है? और जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है, नमी, वातावरण की नमी, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? वातावरण की नमी मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित है? कौन सा तापमान है जब हमें गेहूं की बुआई करनी चाहिए और ये गेहूं के जो गेहूं होता है अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद वो स्टेबलेस हो जाता है, वहाँ पर मतलब वो पौधा एकदम अच्छी तरह से सही खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए तापमान कौन सा आवश्यक है? 20 से 25 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की बुआई तथा गेहूं के जमाव के लिए, बुआई तथा जमाव के लिए जिन्होंने ए ऑप्शन दिया आंसर, जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। जो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस समय गेहूं की जो बुआई की जाती है वो भी उचित रहती है, एवं जो बुआई के बाद पौधा अंकुरित होकर अपना नया जीवन प्रदान लेता है वो भी आराम से, यानी किसी प्रकार की समस्या के साथ हो जाता है। तो जमाव और बुआई के लिए उचित टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, मृदा फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है। तो फील्ड कैपेसिटी पर नमी कब मापी जाती है? सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद, सिंचाई के 12 से 14 घंटे बाद, सिंचाई के तुरंत बाद, या फिर सिंचाई से पहले। ये मृदा में क्या होती है? एक अवस्था होती है फील्ड कैपेसिटी। जब सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद क्या होता है, जितना भी पानी होता है जो नीचे लीच होता है, नीचे रिसाव होता है, वो हो जाता है। उसके बाद जो कैसे जल बचता है, और वो पौधों को प्राप्त रहता है, तो वो इससे संबंध रखता है फील्ड कैपेसिटी से। तो फील्ड कैपेसिटी कब मापनी चाहिए हमें? सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। कब मापनी चाहिए? सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। जितना भी रिसाव होना होता है वो जल नीचे चला जाता है, और जो बाकी ऊपर बचा जल होता है वो पौधों के लिए आवश्यक भी होता है, और वो गैसीय जल के रूप में प्रदान रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? गेहूँ, लुसन, ढैंचा, धान। 12th पास कर लिया आपने तो इसका आंसर तो आना चाहिए, फटाफट से आंसर दें। और जो भी नए आए एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो भी नए आए एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है आंसर ढैंचा, उनका राइट आंसर है। जो हरी खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं, या तो करते हैं हम दलहनी फसलें, या फिर ढैंचा, या फिर क्या करते हैं, ढैंचा फसल है उसका यूज़ करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं उनके नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, ताकि सभी भी पढ़े ये इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।